नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाल कवि बैरागी लिखित कहानी सादर अपमानित। तो आइए सुनते हैं कहानी सादर अपमानित। यह तीसरा साल है जब होली की रात को शकू मासी को नींद नहीं आ रही थी। गए साल भी यही हुआ था। इस साल आशा थी कि वैसा नहीं होगा, पर मन में जो दगदगा था वही हुआ और बीच वाला साल तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा कि पहले वाला था। गए साल से पहले साल शकू मासी को पहली बार लगा था कि इस गांव में उसे सादर अपमानित किया जा रहा है। लोग मिलते हैं तो मुंह के सामने सम्मान मान की बात करते हैं, आदर देते हैं, पर जहाँ समाज के बीच जगह का मुद्दा आता है वहाँ शकू मासी और उसके परिवार को पूरा का पूरा टाल दिया जाता है। पहले तो वैसा कभी हुआ नहीं था, पर भगवान जाने गए कुछ सालों से इस गांव में कैसी पीढ़ी तैयार होती जा रही है कि न मान का सवाल रहा न मर्यादा का ख्याल। शकू मासी को बीते दिन याद आने लगे। इस गांव में शकू मासी ही पहली महिला थी जिसने समाज को एक तरह से रूढ़ी और कुरीति से लड़ना सिखाया। आई वह बेशक महाराष्ट्र से है, पर उसका सारा परिवार मूलतः गुजरात का निवासी था। भानु काका के साथ आज से 40-50 साल पहले शकू मासी इस गांव में आई। उस जमाने का डॉक्टर जहाँ चाहता वहाँ अपनी जड़ जमा सकता था, पर अन्नजल शकू मासी को यहाँ खींच लाया। शकू मासी और भानु काका का नया नया विवाह हुआ था। भानु काका के घर में कुछ कहा सुनी हुई। काका ने डॉक्टरी पास की ही थी। सामने सवाल था गृहस्थी जमाने का। भानु काका का जलवा और जलाल जवानी पर था, पर शकू मासी भी कम नहीं थी। मोमबत्ती जैसी शकू मासी की सुती हुई काया और गुलाबी रंगत लिए दिपदिपाता चेहरा, गुजराती कदर काठी, न जाने क्या सूझी कि दोनों ने मन बना लिया, चलो मालवा में कहीं घर संसार बसाएंगे। और यह जोड़ा अपना रक्त संस्कार लेकर मालवा के इस कस्बे में आ गया। भानु काका ने अपना दवाखाना शुरू किया और शकू मासी ने अपनी सामाजिक चहल पहल। शकू मासी को मासी संबोधन इस कस्बे ने ही दिया। मालवा के लोगों ने जब शकू मासी को पहली बार अपने रसीले अंदाज में भाभी कहकर पुकारने की कोशिश की तो शकू मासी को उसमें रस तो लगा, पर रस का स्वाद कुछ ज्यादा ही मीठा मालूम हुआ। मासी को लगा कि यह मालवा है, शायद उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना इसी तरह शुरू होता होगा। उसने अपने गुजराती रिश्तों की गुहार लगाई। पड़ोसियों को समझाया कि गुजरात में महिला को बहन कहकर बुलाते हैं। 1-2 साल जरूर लगे, पर मालवा ने भी अपना मन आखिर मासी संबोधन पर समझ लिया। जरूर लगे, शकू मासी ने भी मान लिया कि चलो माँ से ज्यादा मासी प्यारी, माँ या बहन नहीं तो मासी ही मान लो, और शकू मासी मान गई। यह भाभी संबोधन पर सन्नाटी थी। मासी पर महक उठी, बोलने लगी। सभी से हंसना बोलना और सहज रहना मासी का स्वभाव था। उसका सारा सौंदर्य मालवा में ही निखरा। भानु काका ने अपनी जवानी शकू मासी को इसी कस्बे में समर्पित कर दी। काका की दिनचर्या बहुत व्यवस्थित और खुंडे से बंधी रहती थी। घर से अस्पताल और अस्पताल से घर। बाद में जाकर जब अस्पताल और घर एक ही जगह बन गए तो काका ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आने जाने में ही अपना पूरा दिन कर लेते। मरीजों की भीड़ का आलम यह रहता था कि भानु काका सुबह का खाना दिन में 3 बजे खाते और रात का खाना कभी भी 12 बजे से पहले नहीं खा पाते। मरीज देखने बाहर भी आना जाना पड़ता तो काका अकेले नहीं होते। इलाके में काका देवता की तरह पूजे जाते। शकू मासी को काका से कभी शिकायत नहीं रही। यही हाल शकू मासी का भी था। बेशक मासी का सामाजिक जीवन काका से ज्यादा व्यस्त था, पर कस्बे में यह जोड़ा आदर्श माना जाता था। मानसिक संबंधों का लोग उदाहरण देते थे और ऐसे समय इस जोड़े का ससम्मान उल्लेख करते थे। कस्बा विशेष बड़ा नहीं था, इसलिए हर घर में शकू मासी और भानु काका आत्मीय आदर पाते थे। बात खाली कस्बे तक ही सीमित नहीं थी। इस परिवार का आभा मंडल पूरे अंचल को प्रभावित कर रहा था। शकू मासी का योगदान इस दिशा में बहुत बड़ा था। मासी पहली महिला थी जो बिना घूंघट के इस गांव में आई और छा गई। गुजरात का गरबा उसी ने कस्बे को पहली बार सौंपा।
एक समय था जबकि मालवा का बाना ही केवल यहाँ खेला जाता था। शनै शनै हर उम्र की महिलाओं और कुंवारियों ने दुर्गा अम्बा माँ के गरबे अपना लिए। शकुमासी के पहले गांव की महिलाएं हल्दी कुमकुम का मतलब भी नहीं समझती थी। मासी ने महाराष्ट्र की यह अमानत मालवा की झोली में डाल दी। यहाँ तक तो खैर कोई बात नहीं थी, पर सारा गांव उस दिन चकित रह गया जब मासी ने कस्बे के छोटे से बाजार में अपना एक अभिसार स्टोर डाला और खुद उस पर बैठकर बाजार की रौनक ही बदल दी। अभी तक बाजार में बेचने में के लिहाज से केवल साग सब्जी वाली बैठा करती थी। मासी ने जनजीवन की सनातन परंपराओं को तोड़कर समूचे बाजार की भाषा ही बदल दी। लोग हाट बाजार में बोलना सीख गए। भानु काका के काम को तो लोग डॉक्टरी काम मानते थे, पर शकू मासी के प्रतिदान को तो गांव की पीढ़ियों ने खुद पर एहसान के तौर पर माना था। मासी के मुंह का गुजराती नमक मालवा की हवा खा खा कर नई चमक देने लगा था। गांव में आई तब मासी रूपाली थी, इधर मासी सरूपाली होती चली गई। मासी एक तरह से गांव का मौसम कहलाने लगी। कहलाने क्या, हो ही गई। गांव के वासियों के लिए मासी एक तरह से अपने अपने मजहब का पंचांग बन गई। धर्म किसी का भी हो, मासी सभी के वार त्योहार अपनाती और मनाती। कोई भी देवस्थल ऐसा नहीं बचा था जहां मासी की मनौती नहीं हुई हो और चौड़ती नहीं चढ़ी हो। होली, दिवाली, ईद, बकरीद, संक्रांति, गुड़ी पड़वा, राखी, दशहरा, तीज, गणगौर, राते, नवराते मासी के आंगन में सभी मनाए जाते और भानु काका 16 सभी में शामिल ही नहीं होते बल्कि अगुवाई भी करते। कभी कभार मासी को यह कहते भी सुना गया कि इस गांव में पंजाबी तो है पर कोई सिख परिवार नहीं है। एक आध सिख परिवार होता तो यहाँ बैसाखी भी धूमधाम से मनती। मासी एक तरह से अपने कस्बे की उमंग बनती चली गई। स्कूल आते जाते बच्चे मासी के आंगन के रंगत देखकर ही यह अनुमान लगा लेते थे कि आज किस धर्म का कौन सा पर्व है। भानु काका और मासी का यह परिवार मालवा की मिट्टी में रग रग रेशे रेशे से एकाकार हो गया था। घर के भीतर गुजराती और आंगन में फर्राटे से मालवी बोलता हुआ यह जोड़ा सभी का अपना ही नहीं, एक तरह से बहुत ही अपना कहलाता था। आजादी के साल 2-4 साल पहले से भानु काका यहाँ आए थे। आधी सदी होने आई, कहीं कोई दुराव नहीं। अब पर गए 3-4 सालों से मासी को ये एहसास खाए जा रहा था कि हो न हो गांव की पीढ़ियों के मन में कोई इस गांव की आत्मीयता और अपनेपन की जड़ों को चुपचाप खोद रहा है। कहता कोई नहीं, पर सभी आदर और सम्मान की बात करते और मन ही मन अलगाव का फोड़ा अब लाल भटार होने लगा है। मासी रह रह कर घुटती थी। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके मासी के 2 जवान बेटे परदेश में जा बसे। मासी को तब भी यह नहीं लगा था कि उसका अपना यहाँ कोई नहीं रहा। उसका एक बेटा अमेरिका में और दूसरा जाम्बिया में है। 1-2 साल में बच्चे आज भी आते हैं, उत्सव समारोह में सभी होते, पर भानु काका ने कभी यह नहीं माना कि उनकी गैरहाजिरी में आंगन सुनना है। अपनी अकेली बेटी का विवाह मासी ने बड़ी उमंग के साथ गुजरात में किया, लेकिन डॉक्टर साहब ने गांव में ऐसा शानदार रिसेप्शन करके सारे गांव को अपने आंगन में न्योता भी दिया था। कहीं कोई परायापन नहीं लगा। मासी और काका अपने रंग में उत्साह से जी रहे थे, पर गए 3-4 सालों से मासी किसी अपशकुन को महसूस कर ही नहीं रही थी। अपनी अधड़ाई आंखों से देख भी रही थी। उसको लगने लगा था कि कोई असभ्यता हमारी संस्कृति को खाए चली जा रही है। अगर नई सभ्यता का मतलब अलगाव और बिखराव ही है तो मासी की नींद बेशक सबसे पहले हराम होगी ही। मासी के सामने आज फिर वही मुद्दा था। होली की रात थी और आज आधी रात के बाद फिर इस गांव के अपने आप को पढ़े लिखे कहने वाले 5-10 लड़के चुपचाप दबे पांव घर घर में अपना होली बुलेटिन डालेंगे। उस बुलेटिन में गांव के और आसपास के इलाके के कई जाने माने छोटे और बड़े लोगों के नाम होंगे और उन नामों के आगे वे उपाधियां और उपाधि सूचक वाक्य होंगे जिनसे कि उन लोगों के प्रति इस मिट्टी के अपनेपन का परिचय मिलता हो। इस छोटे से पर्चे में गालियां होती है, गंदगी होती है, ताने होते हैं, फफ्तियां होती है। आदमी के जाने अनजाने रिश्तों पर उजास होती है। उसकी दबी छिपी कुंठा और कुचालो और कुप्रवृत्तियों पर चाबुक जैसी मार होती।
पर इस सब में इस मिट्टी से जुड़ाव का अपनापन और सादर सम्मान होता है। आधी रात के बाद नए लड़के इस पर्चे को गांव की चौपाल और चौराहे की किसी न किसी दीवार पर चिपका भी देते हैं और फर्राटेदार साइकिलों पर निकल जाते हैं। फिर चुपचाप घरों के दरवाजों या खिड़कियों की दरारों में से ठेठ भीतर तक सरका जाते हैं। रात के 2 बजे से सुबह 4 बजे तक लड़के यही काम करते हैं। मासी ने डॉक्टर साहब को हिलाकर जगाया। देखो, अभी घड़ी आध घड़ी में साइकिलों के सरसराटे होने वाले हैं। होली का बुलेटिन पहुंचता ही होगा। मैं जानती हूँ कि यह बुलेटिन बापू दादा के प्रेस में छपता है। सारी दुनिया जानती है कि उनका लड़का राजा ही इसे छापता है। किसी से छिपा नहीं है कि उपाधियां देने वाले इस मंडल में कौन कौन लड़के शामिल है। नाम तो लिखा है इस बुलेटिन का सादर, पर गांव के भद्र और अग्र परिवार के मुखिया का नाम इसमें नहीं हो तो उसका कितना अपमान होता है। औरतें जिस हुलस के साथ साथ अपने अपने पतियों और परिजनों के नाम पर बुलेटिन में से पढ़ पढ़ कर सुनाती है, उसका अंदाज तुम क्या लगाओगे। उसमें गए 3 साल से तुम्हारा नाम नहीं आ रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर साहब ने करवट बदलते हुए समझाने की कोशिश की। शकूर, इन छोटी छोटी बातों पर मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। सो जाओ, मुझे भी सोने दो। लड़के बच्चे हैं, भूल भाल जाते होंगे। और वैसे भी ऐसा कौन सा भारत रत्न का अलंकार है जो नहीं मिलने पर बुरा मान ले। सब चलता रहता है। लोग तो पहले ही कह देते हैं कि बुरा न मानो, होली है। लेकिन मासी गुस्से से बोली, देखो, मैं आज साफ साफ कह देती हूँ, अगर इस बार भी बुलेटिन में तुम्हारा नाम नहीं छपा तो चाहे वह मुन्ना हो कि सलीम, चाहे कैलाश हो कि अरविंद, मैं एक एक का गला पकड़कर पूछूंगी कि सामने तो मासी मासी और काका काका करते हो, मान और सम्मान का वास्ता देते हो, पर जब तुम अपनेपन के साथ सभी को याद करते हो, उस दिन, केवल उसी दिन मासी और काका का नाम क्यों भूल जाते हो। गए 3 सालों से मैं सादर में अपना या तुम्हारा नाम ढूंढ रही हूँ। पूछती मैं किसी से नहीं हूँ, पर बातें सामने आई जाती है। औरतें बातें करती हैं कि सादर में बाहर वालों के नाम नहीं छापे जाते। जो लोग यहीं के हैं बस उनको ही याद किया जाता है। मैं पूछती हूँ कि, और मासी बह चली। डॉक्टर काका ने एक बार और कोशिश की समझाने की, पर मासी का मन शायद इस सादर अपमान को पचा नहीं पा रहा था। देख लेना, अगर इस बार भी सादर में मेरा तुम्हारा नाम नहीं निकला तो मैं। और मासी फपक कर रोक पड़ी। उसकी हिचकियां बन गई। मैं पूछती हूँ, आज 40 साल से ज्यादा हो गए इस गांव में हमें। मिट्टी में रचने बसने में और कौन सी कसर रही है, कौन सी कमी है, क्या नहीं किया हमने और क्या करना बाकी रहा। वार त्योहार, मौत मरण, शादी विवाह, रस्म रिवाज, गीत गाली। और गाली शब्द पर आते आते मासी का गला रूंध गया। भानु काका की छाती पर अपनी जवानी के दिनों की तरह सिर रखकर आंसू पोंछती मासी बोली, गीत के वक्त गीत और गाली के वक्त अगर गाली नहीं मिले तो तुम ही बोलो, बुरा नहीं लगेगा। मैं तो इनसे बस आज की रात एक गाली मांग रही हूँ। ये मेरा हक है। सभी को गालियां दे रहे हो, मुझे भी दो। सभी का मर्द वैसा मेरा भी मर्द, सभी का जैसा सुहाग मेरा भी वैसा। मुझे टालते क्यों हो। इस गांव में मेरे 3 बच्चों की नाल कटी है। मुझे जीना मरना यही है। मेरी सारी जवानी इसी मिट्टी में मिली है। राजमहल जैसी तुम्हारी काया यही खंडर होती जा रही है। ये लोग और कौन सी परीक्षा लेना चाहते हैं। सच कहती हूँ, अगर आज वाले सादर में मेरा नाम तुम्हारा नाम नहीं मिला तो मैं। डॉक्टर ने मासी को बाहों में ले लिया। पुरानी उष्मा उनके होठों पर तैर गई। शकू, तू सो जा, जिससे भी लड़ना झगड़ना हो कल परसों न सो। अरे कल गुलाल होगा, रंग होगा, फिर रंग पंचमी, उसके बाद शीतला सप्तमी, फिर नहाने तेरस। सारा पखवाड़ा पड़ा है। क्यों अच्छी भली होली को बदरंग करती है। सभी से हंस बोल और मस्त रहा कर। तेरा दिल इतना बड़ा है, पर राम जाने दिमाग इतना छोटा कैसे होता जा रहा है। भगवान जाने इस छाले को तूने कैसे पाल लिया। फोड़ दे सारा खरा पानी और बह जाने दे। मिठास से बात कर, चल सो जा और सोने दे। और मासी ने बाजू वाले चढ़ाव की सीढ़ी पर तभी किसी के उतरने की दबी पदचाप सुनी और समझ गई कि होली मंडल वाला कोई न कोई सादर के प्रति खिड़की में सरका कर चुपचाप नीचे उतर रहा है। मासी ने सामने वाली खिड़की का एक पल्ला खोला। देखा कि सलीम ने साइकिल पर पेडल लगाया है। वह अगले घर की ओर बढ़ रहा था। कमरे में सामने वाली घड़ी में रात के 3:30 बज रहे थे। नगर पालिका के वेपर लैंप की रोशनी खुले किवाड़ के बहाने भी कमरे के भीतर तक पसर पड़ी थी।
मासी ने आंखें पोंछते हुए खिड़की वापस बंद की। सशंकित मन और कांपते हाथों से खिड़की की चौखट के नीचे फंसा हुआ तह किया हुआ सादर का अंक खींचा। सफेद कागज पर लाल स्याही से इंच इंच पर छपा हुआ यह कागज मासी को मौत के वारंट की तरह लगा। मन में एक दगदगा तो था ही, इस बार भी डॉक्टर का नाम इन हरामियों ने जानबूझकर नहीं छापा होगा। ये कमीने कहते कि भूल गए मासी, पर मासी जानती है कि जो गहरे तक याद रहता है उसी को भूला जाता है। यह भूलना नहीं है, टालना है और अपमान करना है। मासी ने डॉक्टर साहब को सादर का अंक सौंपा। कहा, मुझे अभी पढ़कर सुनाओ, तुम इसमें हो कि नहीं। भानु काका करीब करीब झुंझुला से गए थे। मन में उनके भी एक टूटन थी जरूर। वे मन ही मन जानते और मानते थे कि मासी सच कह रही है, उसका रोना बिल्कुल सही है। आखिर वे इस परिवार के मुखिया थे। संयम और शालीनता का उदाहरण तो उन्हीं को समाज में देना था। करीब करीब खींचते हुए उन्होंने सादर का अंक फैलाया। मन ही मन पढ़ना शुरू करने से पहले मासी से उन्होंने सिगरेट मांगी, उसे सुलगाया, ओठों से लगाया और वे उस करीब करीब गंदे, अभद्र, असांस्कृतिक, अशालीन, असभ्य भाषा और भावना से परिपूर्ण गाली गलौज वाली शब्दावली में अपना नाम ढूंढने लगे। जिन शब्दों और फक्तियों पर महीनों चर्चाएं होती हैं, उन सभी शब्दों, वाक्यों और उपाधियों को भानु काका बिना किसी क्रिया प्रतिक्रिया के ठंडे मन से पढ़ते चले गए। मासी गीली और गहरी आंखों से उन्हें अपलक देख रही थी और बिल्कुल बेसब्र होती जा रही थी। 2 पन्ने पढ़ने में 4 घंटे लगा दिए, कहते क्यों नहीं हो कि। और मासी ने देखा कि डॉक्टर साहब के जबड़े एक पल को भींचे और उनकी आंखों पर 2 मोती चमक आए हैं। लगा कि डॉक्टर साहब सिसक पड़ेंगे। मासी समझ गई कि अपमान बरकरार है, नाम नदारद है। अब मासी का नंबर था। उसका मर्द उसके सामने रुआंसा हो रहा था। मासी का महकता मन अपनी सारी महक छोड़कर एकदम रूखा हो गया। निचला होठ काटते हुए वह क्या उठी, मैं जानती थी कि ये लफंगे तुम्हारा सम्मान से अपमान करने पर तुले हुए। होने दो सवेरा, एक एक को मैंने नहीं निपटाया तो मेरा नाम भी शकु नहीं। डॉक्टर, तुम कल मेरा नाम बदल देना। डॉक्टर साहब ने चश्मा उतारा, आंखें पोंछी, सिगरेट की राख झाड़ी और सादर का पिछला पृष्ठ मासी के सामने फैलाते हुए एक जगह माचिस की तीली से लकीर खींचने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें मूंद ली। मासी ने अपना चश्मा ढूंढा, नहीं मिला तो डॉक्टर की नाक से चश्मा उतारकर अपनी नाक पर चढ़ाया। मासी को लगा कि किसी का बहुत ही गंदा उपाधिकरण हो गया है। खुद डॉक्टर भी पढ़कर सुनाने का साहस नहीं कर पा रहा है, वरना डॉक्टर पढ़ ही देता। लोग लुकाई में आखिर छिपा हुआ है जो रात को 3:30 बजे भी डॉक्टर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। मासी ने डॉक्टर के चश्मे से तीली के नीचे वाली लाइन को पढ़ा। चौंक कर वह करीब करीब चिल्ला सी पड़ी। 3 साल का उसका गुस्सा धुआं होने के मोड़ पर खड़ा हो रहा था। उसने केवल डॉक्टर का नाम पढ़ा, उपाधि पढ़ी भी नहीं, और डॉक्टर की ओर देखते हुए मासी तनाव मुक्त हो गई। उपाधि पढ़ने के बाद मासी बोली, साले कितने लुच्चे हैं, देखो तो क्या उपाधि ढूंढ कर लाए। लिखा है भानु काका और आगे लिख दिया है बूढ़ी मुमताज का जवान बादशाह। और मासी की खिलखिलाहट से सारा कमरा घुल गया। बोली, आने दो सवेरे इन बेगम के गुलामों को, आने दो सवेरे इन बेगम के गुलामों को। रंग खेलने के बहाने हरामे ना जाने कहाँ की ज्योमेट्री। जवान शाहजहां ने एक सादर मुस्कान के साथ अपनी बूढ़ी मुमताज को देखा और कहा, चल लाइट बुझा और सो जा। सवेरे सवेरे 10 तो गालियां बकती है। होली की रात है, राम का नाम ले। क्या हरामी हरामी मचा रखा है। हिश। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? मुझे निश्चित मालूम है कि आप में से कुछ को अपने समय में होली पर दिए जाने वाले टाइटल्स जरूर याद आ गए होंगे। कहानी पसंद आने पर आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी जरूर करिए। साथ साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।